हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के फर्दर प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने हमारे लास्ट क्लास में आई थिंक जहाँ तक है सेक्शन 62 तक कवर कर लिया है। आज हमको सेक्शन 63 से फिर से कवर करना है, मतलब आगे बढ़ना है, अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस हम इसमें कवर कर लें और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में बेयर एक्ट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और ये हमारे प्रे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ मेंस और इंटरव्यू के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बताते हुए चलेंगे इस पर। तो सबसे पहले तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए कि हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये आखिर है क्या। तो जाहिर सी बात है ये हमारा एक जनरल लॉ है। अधिनियम जो 2023 में इसका बिल पास हुआ था और ये इन्फोर्समेंट में आया है 1 जुलाई 2024 को। हालांकि ये काफ़ी डिस्प्यूट में रहा हुआ है हमेशा से ही। जो हमारे 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हैं तीनों ही मतलब आने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है हमारे गवर्नमेंट को, लेकिन अब ये इन्फोर्स में आ गई हैं। तो जो हमारा द भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये लाया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिपील करके, मतलब उसकी जगह पे हमारा जो नया लॉ लाया गया है वो ये है। तो इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। हम पढ़ रहे हैं लगातार, हमें समझ में आ रहा है कि कहाँ पे क्या चेंजेस किया गया है। तो इसमें जो मोस्टली चेंज हुआ है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस से ही रिलेटेड हुआ है। ऐसा कोई ज़्यादा इसमें चेंज नहीं हुआ है। या तो जो हमारा यूनाइटेड किंगडम जैसे प्रोविंशियल, मतलब इस टाइप के जो कॉलोनियल एरा के नाम थे उसको भी रिपील कर दिया गया है और अब सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया तक ही स्टक रहेगा। मतलब प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इन सब से मतलब इन सबको इसमें प्रायोरिटी दी गई है। तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा हमने अभी तक कवर कर लिया है, अभी तक हमने 4 क्लास इसके ले ली है। मतलब 4 क्लास में हमने सेक्शन 62 तक डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया है जैसे डेफिनेशन क्लॉज हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो रेलिवेंट होते हैं किसी भी केस से रिगार्डिंग, कौन से फैक्ट है जो इररेलिवेंट होते हैं, एडमिसिबिलिटी क्या होती है, उसके अलावा एडमिशन क्या होता है, कन्फेशन क्या होता है। फिर हम मतलब कन्फेशन के जब आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, डैंग डिक्लेरेशन के बारे में देख लिया। फिर जजमेंट, यानी जजमेंट कब रेलिवेंट हो जाता है किसी भी केस के लिए, वो हमने देख लिया। फिर हमने देखा ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट के बारे में। फिर आगे बढ़े तो हम कैरेक्टर के बारे में पढ़े कि कैरेक्टर जो किसी भी पर्सन का जो कैरेक्टर होता है वो सिविल केस और क्रिमिनल केस में किस हद तक उसकी रेलिवेंसी होती है, ये भी हमने कवर कर लिया। और अब हम पढ़ रहे हैं एविडेंसेस के बारे में, मतलब इतना जो रेलिवेंट हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो ये रेलिवेंसी है ये भाई किसी न किसी एविडेंस से ही प्रूफ होगी, है ना। तो कौन कौन से एविडेंसेस हमारे बीएसए में दिए हुए हैं, तो हमने जो एक प्रायरली होती है, मतलब जो एक काइंड होता है, तो हमने देखा 2 प्रकार के एविडेंसेस हमारे दिए हुए हैं। एक होता है ओरल एविडेंस, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ये एक जनरल रूल है। मतलब जो ओरल एविडेंस किया जा रहा है या दिया जा रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में वो डायरेक्ट होना चाहिए, यानी हेयर से वहाँ पे नहीं मान्य होगा। ये हो गया हमारा। और दूसरा है हमारा डॉक्यूमेंट्री, जो कि 2 प्रकार में बटे हुए हैं, लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी तो वो होते हैं जो एज इट इज़ होते हैं, ठीक है। मतलब कोई डॉक्यूमेंट है, अगर हम उसको जैसे वो है वैसे ही हम कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा प्राइमरी एविडेंस। और ये एक बेस्ट टाइप ऑफ द एविडेंस माना जाता है किसी भी केस से रिगार्डिंग। और दूसरा है हमारा सेकेंडरी, जो कहीं कहीं एक्सेप्शन है जहाँ पे हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। लाइक जैसे मान लो हमारा जो अभी हमने पढ़ा था, यहीं देख लें, सेक्शन 60 में ही हमने देखा है कि सेकेंडरी एविडेंस कहाँ कहाँ दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिस एविडेंस को आपको प्रोड्यूस करना है उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो आपके एडवर्स पार्टी के पास है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं। और सेकेंडरी एविडेंस का मतलब होता है कि सर्टिफाइड या कॉपी प्रिंटेड, है ना, उसकी कॉपी, फोटो कॉपी होना, ये सारी जो है वो सेकेंडरी एविडेंस के अंदर में आती हैं। इसके अलावा मान लो कोई ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो लॉस्ट हो गया है, मतलब वो खो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है, या वो ऐसा कागजात है जो कोर्ट ऑफ लॉ तक आसानी से नहीं लाया जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सेकेंडरी एविडेंस मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 60। अब हम सेक्शन 61 जो कि न्यू एडेड है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ये बात करता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में। तो ये भी हमने देख ही लिया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड होगा वो एज एन डॉक्यूमेंट, मतलब उसे जो उसका जो ट्रीटमेंट होगा कि कौन से एविडेंस में आता है, ये ओरल में या डॉक्यूमेंट में, तो जाहिर सी बात है कि वो डॉक्यूमेंट में आएगा। ये हो गया हमारा सेक्शन 61, मतलब वो भी एडमिसिबल होगा। अब 62 में यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं वो एक स्पेशल प्रोविज़न होगा जिससे वो प्रूव हो सकता है। तो ये हमारा सेक्शन 63 में बताया गया है। तो आज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, जो बात करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल एविडेंस है, वो मतलब कैसे एडमिसिबल होगा, किस हद तक एडमिसिबल होगा, ये हम देखते हैं सेक्शन 63 में। तो ये हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 65B में दिया हुआ था, जो कि सीधे सीधे सेक्शन यानी सीधे सीधे इंडेक्स बेस पर ही हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता था। तो इसके मतलब अंदर जाने की तो उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आएगा भी तो हमारा मेंस में आएगा। प्री के लिए इसका जो इंडेक्स बेस पर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 63 में हमारा एडमिसिबिलिटी और ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बताया गया है। तो एक छोटा सा मतलब बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में हम इसको जानते हैं कि ये बोल क्या रहा है। तो सेक्शन 63 ये बोल रहा है कि एनी इंफॉर्मेशन कंटेन इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है, या तो वो प्रिंटेड है, मतलब प्रिंटेड ऑन पेपर, वो पेपर में प्रिंट है या स्टोर है या रिकॉर्ड है, या ऑप्टिकल मैग्नेटिक मीडिया लाइक रैम रोम सेमीकंडक्टर लाइक चिप, है ना। मतलब ऐसे चीज़ों में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है एज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर वो रिकॉर्ड है, तो उसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा, मतलब वो एक डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और यहाँ पे वो एडमिसिबल होगा किसी भी मतलब कोर्ट में, किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी भी स्टेज पे वो एज एन डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होगा। ये होता है हमारा सेक्शन 63। अब यहाँ बताया जा रहा है कंडीशंस, मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है वो एडमिसिबल होगा। तो यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर कंडीशन से बात करता है कि कौन कौन से कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करना ज़रूरी है। लाइक पहला जो हमारे रेगुलरिटी के बारे में बताया रहा है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में रिकॉर्ड है, मतलब जो या इन्फॉर्मेशन जो प्रोड्यूस किया जा रहा है किसी भी कंप्यूटर के द्वारा, तो ये ध्यान रखा जाएगा कि वो ड्यूरिंग द पीरियड मतलब एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर बहुत दिनों से बंद पड़ा है और उसके अंदर जो भी मटेरियल्स है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये नहीं है। एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, ये मतलब वो जो कंप्यूटर है वो डेली काम कर रहा है, मतलब एक अच्छी स्थिति में है, ये यहाँ पे कंडीशन देखा जाएगा। दूसरा है यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द सेट एक्टिविटी, मतलब एक यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स बताया गया है कि उस कोर्स में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो प्रोड्यूस किया जाएगा, ये कंडीशन है। सी यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिवाइस वॉज ऑपरेटिंग प्रॉपरली, मतलब जो डिवाइस है जिस कंप्यूटर में वो एविडेंस मतलब है स्टोर है, वो अच्छे से काम करता हुआ होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम जानते ही हैं कि साइबर क्राइम बहुत हो रही है या हैकिंग बहुत हो रही है, या मतलब रखे जो स्टोरेज होता है वो अपने आप ही मतलब बेकार हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा डिवाइस है वो प्रॉपरली काम कर रहा हो, यानी ठीक ठाक हो। और डी है रिप्रोड्यूस के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब है रिप्रोड्यूस का यही बताया जा रहा है कि जो अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिप्रोड्यूस भी किया जा रहा है या ऐसे इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि फेड हो चुका है, जो ख़राब हो चुका है, तो वो भी देखा जाना चाहिए कि ऑर्डिनरी कोर्स में ही प्रोड्यूस किया जाए। सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 यहाँ पे न्यू ऐड किया गया है। यहाँ पे वर्ड टू वर्ड अगर जाना है तो ये रिटर्न के लिए होगा, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको बताया जाए तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो मतलब रिकॉर्ड है, जो स्टोर है या जो प्रोसेसिंग में है, वो मान लीजिए एक से ज़्यादा कंप्यूटर में है। जैसा कि आजकल हम जानते ही हैं कि एक थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन लीक होता है तो भाई वो करोड़ों लोगों के मोबाइल में चला जाता है ना। तो वैसे तो है नहीं कि वो सारे के सारे मोबाइल कोर्ट ऑफ लॉ में ज़रूरत है आने की, तो ये नहीं है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि all the computers and communication devices
शैल बी ट्रीटेड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सिंगल कंप्यूटर। ठीक है, मतलब ये मायने नहीं रखता है कि वो इंफॉर्मेशन कितने सारे कंप्यूटर्स में गई है, उन सारे कंप्यूटर को एक सिंगल कंप्यूटर का रूप ही दिया जाएगा, और अगर एक भी कंप्यूटर कोर्ट ऑफ लॉ में प्रस्तुत किया जा रहा है तो उतना ही काफ़ी है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 63। ये न्यू है तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, बाकी इसका वही मतलब है कि सारे कंप्यूटर्स मिला के एक ही कंप्यूटर की तरह गिने जाएंगे। फिर यहाँ पे सब सेक्शन 4 में बात कर रहा है एक सर्टिफिकेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे मतलब जानने वाली बात ये है कि मान लो कोई प्रोसीडिंग वेयर इट इज़ डिजायर टू गिव अ स्टेटमेंट इन एविडेंस बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन। अब भाई फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसके रिगार्डिंग आपको एविडेंस देना है कोर्ट में, तो डायरेक्ट आप फ़ोन तो लेके नहीं जाएंगे ना वहाँ पे कि भाई ये फ़ोन है, इसमें ऐसी ऐसी चैटिंग हुई है। तो ऐसा नहीं होता है, उसके लिए एक प्रॉपर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जो कि एक प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। तो वो अथॉरिटीज़ भी आगे ही हम पढ़ेंगे, जैसे साइन बाय ए पर्सन इन चार्ज ऑफ कंप्यूटर हो गया, मैनेजमेंट ऑफ द रेलिवेंट एक्टिविटीज़, मतलब जो सर्टिफिकेट होगा वो साइन होना चाहिए, एक प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा दिया होना चाहिए कि हाँ ये जो मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ये सही है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 63। यहाँ पे सर्टिफिकेट का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड का कोई एविडेंस देना है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि वो सर्टिफिकेट के साथ ही हो। फिर हम आते हैं सेक्शन 64 में, जो कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 66 में दिया हुआ था। ये बात करता है हमारा सेक्शन 60 के ए क्लॉज में। तो अभी हमने देखा सेक्शन 60 का ए क्लॉज क्या कह रहा है, व्हेन द ओरिजिनल इज शोन अपीयर्स इन द पोजीशन ऑफ एडवर्स पार्टी। मतलब यहाँ पे जो सेक्शन 60 का क्लॉज ए है वो बात कर रहा है कि मान लो कोई जो ओरिजिनल कॉपी है, जो ओरिजिनल या प्राइमरी जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे एडवर्स पार्टी के पास है। ठीक है, यानी जिस पार्टी को प्रोड्यूस करना है कोर्ट ऑफ लॉ में उसके पास ना होकर जिसके अगेंस्ट वो यूज़ हो सकता है उसके पास है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पार्टी प्रपोज की है सेकेंडरी एविडेंस को मतलब प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उसको पहले नोटिस देनी पड़ेगी। किसको नोटिस देनी पड़ेगी? अदर्स पार्टी को, मतलब जो एडवर्स पार्टी है उसको एक नोटिस देनी पड़ेगी कि जो आपके पास प्राइमरी डॉक्यूमेंट है हम उसका सेकेंडरी दे रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, अब नोटिस देनी पड़ेगी या तो प्रिस्क्राइब बाय लॉ, जैसे लॉ में हमारे दिया हुआ है उसको देखते हुए या तो आप नोटिस दीजिए, या मान लीजिए ऐसा कोई लॉ ही नहीं दिया हुआ है कि कैसे कैसे नोटिस देनी है, तो ऐसी जगह पे जो है कोर्ट वो डिसाइड करती है कि नोटिस कैसे देनी है, यानी दूसरे पर्सन तक कैसे पहुंचानी है, एक रीजनेबल होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारी पार्टी है जिसको वो प्रोड्यूस करना है वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, उसको कब नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अदर पार्टी को। तो ये कुछ कंडीशंस बताए गए हैं, लाइक इट्सेल्फ अ नोटिस, जो डॉक्यूमेंट हमें प्रोड्यूस करना है वो खुद ही एक नोटिस है, तो ऐसी कंडीशन में दूसरे पार्टी को नोटिस देने की क्या ज़रूरत है। बी है कि हमारा जो एडवर्स पार्टी है वो जानता है कि जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है उसको प्रोड्यूस करना बहुत ही ज़रूरी है कोर्ट ऑफ लॉ में, बट वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो हमारा पार्टी प्रपोज कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए उसका सेकेंडरी एविडेंस, उसको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, यहाँ पे अगर फ्रॉड और फोर्स के द्वारा एडवर्स पार्टी अपने पास वो रखी है और जो पार्टी प्रपोज की है प्रोड्यूस करने के लिए वो ये मतलब क्या कहते हैं उसे मतलब वो कोर्ट को ये दिखा दे कि हाँ ये फ्रॉड और फोर्स के द्वारा ही एडवर्स पार्टी अपने अंडर में रखी है, तो यहाँ पर भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। डी हमारा बात करता है ओरिजिनल। मान लो कोई ऐसा कागज़ है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट में ही रखा हुआ है ओरिजिनल फॉर्म में, तो ऐसी कंडीशन में नोटिस देने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कोर्ट उसको खुद ही संज्ञान में ले लेगी। ई है लॉस ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब एडवर्स पार्टी ये एडमिट कर लें कि जो डॉक्यूमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं वो खो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में जो सेकेंडरी एविडेंस है वो दिया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, और जिसके लिए नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एडमिट हो रहा है। और यहाँ पे एफ भी यही बात हो रहा है कि मतलब पोजीशन जो है आउट ऑफ रीच है, मतलब ऐसी जगह पे है जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सकता। ठीक है,
तो ऐसे कंडीशन में भी नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन 65 जो बात करता है हैंड राइटिंग के बारे में। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि मान लो कोई डॉक्यूमेंट है जो कि एलिजिड है, मतलब उस पर आरोप है या डिस्प्यूट में है कि जो साइन है और जो राइटिंग है वो जिस पर्सन के द्वारा किया गया है उसके द्वारा नहीं किया गया है, मतलब हैंड राइटिंग ही डिस्प्यूट में आ गई है। तो ऐसी कंडीशन में जो पर्सन का हैंड राइटिंग से ही उसको प्रूव किया जाना चाहिए। मतलब भाई आओ लिखो, राइटिंग मैच करो, तो आपका हैंड राइटिंग अगर मैच हो गया तो वो प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे एक एक्सपर्ट का भी क्या कहते हैं, मतलब एक्सपर्ट का भी हेल्प लिया जा सकता है, जिसको हम पढ़ते हैं सेक्शन 41 में। अब हमारा प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में बात की जा रही है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, मतलब सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को छोड़कर, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो कि एलिजिड है यानी जो डिस्प्यूट में है, तो कोशिश करेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसे प्रूफ किया जाए, ठीक है, कि भाई ये सही है या नहीं। अब हम आते हैं सेक्शन 67 में जो बात करता है प्रूफ फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशंस के बारे में बात की जा रही है जो कि मतलब लॉ के द्वारा रिक्वायर है। तो सेक्शन 67 में बताया जा रहा है कि यहाँ पे तब तक वो एज एन एविडेंस नहीं यूजफुल है हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में जब तक कि वो एटलीस्ट वन विटनेस के द्वारा अटेस्ट ना किया जाए। भाई ठीक है, आप बता रहे हैं कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये हमने दो विटनेसेस के द्वारा अटेस्ट किया है, तो लाओ उन विटनेसेस को, कम से कम एक विटनेस तो हमारे कोर्ट में आके ये बयान दे कि हाँ हमने यहाँ पे साइन की थी, इस टाइप का। तो यहाँ पे जो विटनेस है एटलीस्ट वन विटनेस कॉल फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग, मतलब एक विटनेस को कोर्ट ऑफ लॉ में कॉल किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा कि आप आइए और बताइए कि हाँ हमने यहाँ पे साइन वगैरह की थी या हमने अटेस्ट किया था। ये हो गया हमारा सेक्शन 67। अब 68 बात करता है कि जहाँ पे विटनेस नहीं मिल रहे हैं, मान लो आपने अटेस्ट किया और जो विटनेस से आपने अटेस्ट किया था वो गायब है, मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसकी हैंड राइटिंग या सिग्नेचर वगैरह को यहाँ पे प्रूव किया जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन 68। ये सारे क्वेश्चन मतलब ये सारे जो सेक्शंस हैं ये इंडेक्स बेस पर ही आते हैं, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। फिर सेक्शन 69 बात करता है एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाई पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो एडमिशन होगा उस पार्टी के द्वारा जो कि मतलब जो कि एग्जीक्यूशन किया है, तो यहाँ पे बाई हिमसेल्फ, मतलब अगर वो खुद ही एडमिट कर ले रहा है कि हाँ मैंने ये अटेस्ट किया है, तो वो एक सफिशिएंट प्रूफ माना जाएगा एज पर सेक्शन 69। अब 70 बात करते हैं कि मान लो जो विटनेस है वो डिनाई कर देता है कि मैंने यहाँ पे साइन ही नहीं किया है या मैंने अटेस्ट ही नहीं किया है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे अदर एविडेंस को अलाउ किया जाएगा कि आप अदर एविडेंस इसको लाइए और यहाँ पे प्रूफ करिए कि हाँ ये जो विटनेस है ये ही अटेस्ट किया था इस एग्जीक्यूशन को। अब सेक्शन 71 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। तो यहाँ पे मान लो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो कि लॉ के द्वारा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अटेस्टेड होना चाहिए, तो वो एज अ जनरल लॉ ही उसको प्रूव किया जाएगा। सेक्शन 72 बात करता है कंपैरिजन के बारे में, सिग्नेचर, राइटिंग और सील विद अदर्स एडमिटेड एज प्रूफ्ड। तो यहाँ पे कंपैरिजन के बारे में बात की जा रही है कि मान लो ऐसा कोई डिस्प्यूट उठा कि भाई ये तुम्हारी साइन है या तुम्हारी राइटिंग है कि नहीं है, तो उस टाइम में कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना होता है, मतलब कंपैरिजन करना होता है कि ये सिग्नेचर, राइटिंग और सील उसी पर्सन की है जिसके द्वारा ये की गई है। तो सेक्शन 72 यहाँ पे लाइक जो मतलब जैसे मान लो कोर्ट में बुला के आपसे साइन करवा लिए, उसे बुलाया जा रहा है, इस टाइप का सेक्शन 72 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंपैरिजन ये इंडेक्स बेस पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये पहले हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 73 में दिया हुआ था। तो यहाँ पे फिंगर इम्प्रेशन को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, मतलब फिंगर इम्प्रेशन लाइक हम आधार कार्ड करते हैं तो उसमें जो हमारा फिंगर पूरा वो होता है ना, मॉडिफाई होता है, तो वो भी हमारा सेक्शन 72 में आएगा। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 73 में जो बात करता है प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पे वेरीफाई करने के बारे में बात की जा रही है कि जो डिजिटल सिग्नेचर होगा वो कैसे वेरीफाई किया जाएगा।
मतलब कि ये डिजिटल सिग्नेचर सही है, मतलब जिस पर्सन के द्वारा ये किया गया है उसी पर्सन के द्वारा किया गया है या किसी और। तो इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे जो है द कोर्ट में डायरेक्ट द पर्सन और द कंट्रोलर और अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू प्रोड्यूस अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। यहाँ पे भी सर्टिफिकेट के बारे में बात की जा रही है कि डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है उनके द्वारा एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो लाना पड़ता है कोर्ट के सामने, ठीक है, एक एविडेंस के रूप में कि हाँ ये जो डिजिटल सिग्नेचर है ये सही है। तो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 74 जो बात करता है पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो हम जानते हैं कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में जो पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट था वो अलग अलग सेक्शन में दिया हुआ था, यानी सेक्शन 74 इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता था पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में और सेक्शन 75 बात करता था प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो हमारे बीएसए ने उसको ही थोड़ा सा कंसाइज कर दिया है, थोड़ा सा छोटा कर दिया है, यानी सेक्शन 74 बात करता है पब्लिक और प्राइवेट दोनों के बारे में, यानी फर्स्ट बात कर रहा है हमारा पब्लिक के बारे में और सबसेक्शन सेकंड जो है हमारा बात कर रहा है प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो इसका इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, इंपॉर्टेंट है सेक्शन, ये जाहिर सी बात है, बट मतलब एक इजी फॉर्म में समझ लें। तो जो हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो या तो एक्ट रिकॉर्ड जो कि सॉवरेन अथॉरिटी से के लिए बने हों या उससे जुड़े हों, ऑफिशियल बॉडीज या ट्रिब्यूनल, पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया और ऑफ अ फॉरेन कंट्री। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिकली डोमेन में हो या पब्लिक उसको आसानी से इंस्पेक्ट कर सकती है, उसको आसानी से पढ़ सकती है या उसको आसानी से यूज़ में ला सकती है, तो ऐसी चीज़ों को पब्लिक डॉक्यूमेंट में रखा जाता है। और इसके अलावा जितने भी अदर डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं। लाइक भाई डॉक्यूमेंट ले लो किसी का, ठीक है, प्लेन रिटन स्टेटमेंट, ये क्या है, ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि भाई ये एक इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से ही है, इसको पब्लिकली नहीं यूज़ किया जा रहा है ना, तो ये हमारा प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो गया। वहीं मान लो कोई गैजेट है, कोई ऑफिशियल गैजेट है, लाइक हमारा बीएसए ही देख लो, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये हमारा क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। फिर हमारा सेक्शन 75 है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे सामने जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज आती हैं वो एक सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं, मतलब वो एक सेकेंडरी एविडेंस ही होती हैं, ठीक है। क्योंकि अब भाई हम, हाँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन ही आप ले लीजिए, तो जो उसका ओरिजिनल पार्ट है, जो उसका ओरिजिनल बुक है, वो हमको थोड़ी ना दिया गया है, हमारे सामने तो वही है ना जो उसकी सर्टिफाइड कॉपीज जो हमको मिली हैं, ठीक है, हमको पढ़ने के लिए। तो ये होता है सर्टिफाइड कॉपीज। तो एवरी पब्लिक ऑफिसर, मतलब जो भी पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं उनकी कस्टडी में होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट, और हर पर्सन का ये राइट है कि वो इंस्पेक्ट करे, मतलब राइट टू इंस्पेक्ट शैल गिव दैट पर्सन ऑन डिमांड अ कॉपी ऑफ इट ऑन पेमेंट ऑफ अ लीगल फीस देयर, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में ही बात की जा रही है। जैसे बीएसए हमारा देख लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, छोटा सा, कि हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसका ओरिजिनल पार्ट कहाँ रखा है भाई, गवर्नमेंट के पास होगा, हमारे पास ये क्या है, ये एक सर्टिफाइड कॉपीज है, ठीक है, ये एक सर्टिफाइड कॉपी है जिसमें हम समझ पा रहे हैं कि आखिर हमारे वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या लिखा होगा। जो ओरिजिनल है वो हमारे पब्लिक ऑफिसर्स के पास में ही है, हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम खरीदा है, पैसे दे के खरीदा है, ठीक है। तो ये हमारा सर्टिफाइड कॉपी सेक्शन 75 से रिलेटेड हो जाता है। अब सेक्शन 76 क्या है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। तो यहाँ पे मान लीजिए हमको किसी चीज़ का प्रूफ देना है पब्लिक डॉक्यूमेंट का, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपीज को भी प्रोड्यूस करके हम एविडेंस दे सकते हैं, ये हमारा सेक्शन 76 बता रहा है। अब सेक्शन 77 में क्या है, प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो अभी तक हमने देखा पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अदर ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट के बारे में बात की जा रही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही है कि एक्ट, ऑर्डर, नोटिफिकेशन जो होते हैं वो मतलब कैसे उसको प्रूफ किया जाएगा इसके बारे में बात की जा रही है, तो इसको इतना जरूरी नहीं पढ़ना। बस इसमें चेंजेस क्या हुए हैं, मतलब अगर पूरा ना जाके चेंजेस देखें तो इसमें हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, लाइक इसमें लिखा गया है कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, इसमें लिखा गया है प्रोक्लेमेशन, गवर्नर दिया हुआ है, प्रेसिडेंट दिया हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिया हुआ है। तो ये जो हमारे
आज की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें दी हुई हैं। जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें यूनाइटेड किंगडम के हिसाब से दिया हुआ था, लाइक प्रोविंशियल या यूनाइटेड किंगडम हो गया या मैजेस्टी हो गया, इस टाइप के उसमें वर्ड्स दिए हुए थे। तो वही जो हमारे कॉलोनियल एरा के जो वर्ड थे उसको ही यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, मतलब उसको यहाँ पे ओमिट कर दिया गया है सेक्शन 77 में। अब हम आते हैं, तो अब हम बात करते हैं प्रिजम्पशंस के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि आगे प्रिजम्पशंस चीज़ें क्या होती हैं। तो सेक्शन 2H में हमारा मे प्रिज्यूम के बारे में बात की गई है, सेक्शन 2L में शैल प्रिज्यूम के बारे में बात की गई है, और सेक्शन आई थिंक 2C या 2B मतलब कंफर्म नहीं है, वो बात करता है कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। तो जो कंक्लूसिव प्रूफ होता है वो तो पत्थर की लकीर होती है, ठीक है। अगर कोई भी लॉ में दिया हुआ है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है तो उसको डिनाई करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं प्रूव किए जा सकते हैं हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में। इसके अलावा जो मे प्रिज्यूम होता है उसका मतलब होता है कि हाँ ये जो आप दे रहे हैं एविडेंस ठीक है, लेकिन आप इसको डिसप्रूव कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मे प्रिज्यूम। यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। अब शैल प्रिज्यूम का मतलब होता है कि मैंडेटरी फॉर्म ऑफ एविडेंस, ठीक है। मतलब जो चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं कोर्ट ऑफ लॉ के सामने वो सही है, कोर्ट ऑफ लॉ उसको तब तक सही मान के चलेगा जब तक कि उसको डिसप्रूव ना कर दिया जाए बाय द अदर एविडेंसेस। ये हो गया हमारा शैल प्रिज्यूम। तो सेक्शन 78 से 93 तक हमारा बात करता है प्रिजम्पशन से रिलेटेड। तो सेक्शन 74 जैसे यहाँ पे हम दिए ही हैं कि शैल प्रिज्यूम 78 से लेके 87 तक, फिर 108, 118, 120 शैल प्रिज्यूम के बारे में बात करता है। मे प्रिज्यूम 88, 89, 90, 92 ये जो जितने भी सेक्शंस हैं ये मे प्रिज्यूम है। कंक्लूसिव प्रूफ हमारा 35 है, 116 है। तो लाइक 78 प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, ये शैल प्रिज्यूम है, मतलब ये एक मैंडेटरी फॉर्म है। अगर कोर्ट ऑफ लॉ के सामने कोई सर्टिफाइड कॉपी दी जा रही है, मतलब प्रस्तुत की जा रही है एज एन एविडेंस, तो कोर्ट ऑफ लॉ ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि हाँ ये मतलब एज एन एविडेंस एडमिसिबल है या ये सत्य है, जब तक कि अदर पार्टी उसको डिसप्रूव ना कर दे। तो ये हो गया हमारा 78। अब बात करते हैं सेक्शन 79 के बारे में। ये प्रिजम्पशंस के बारे में बात कर रहा है। रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस मतलब कोई एविडेंस जो कि रिकॉर्ड हुआ है बाय द विटनेसेस या एक्यूज्ड के बारे में, मतलब कोई कन्फेशन वगैरह भी यहाँ पे की गई है और वो रिकॉर्ड किया गया है किसके द्वारा, जुडिशियल प्रोसीडिंग में, या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है या बाय एनी ऑफिसर जो कि लॉ के द्वारा ऑथोराइज हो। अगर ऐसे पर्सन के द्वारा उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया है तो ये माना जाएगा कि वो एक शैल प्रिज्यूम है, मतलब वो एक मतलब अच्छा है एविडेंस, अच्छे फॉर्म का एविडेंस है जब तक कि उसे डिनाई ना कर दिया जाए, ठीक है, मतलब जब तक कि उसको डिसप्रूव ना कर दिया जाए। सेक्शन 80 बात कर रहा है हमारा गैजेट्स और न्यूज़पेपर के बारे में। तो ये भी शैल है भाई, कोई गैजेट है जिसमें कुछ मतलब बहुत ही चीज़ें लिखी होती हैं, अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो सत्य माना जाएगा जब तक कि उसको डिसप्रूव ना कर दिया जाए। यहाँ पे चेंजेस क्या किए गए हैं, यहाँ पे चेंजेस जैसे हमारा जो न्यूज़पेपर जर्नल है ये पहले दिया था लंदन गैजेट, ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। अब लंदन तो हमारा है नहीं, हमारा इंडिया है, ठीक है, लंदन जा चुका है यहाँ से। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश क्राउन वगैरह हो गया, ठीक है, प्राइवेट या डिपेंडेंसी ऑफ पोजेशन हो गया, यूनाइटेड किंगडम, इस टाइप के जो वर्ड थे उसको ही चेंज कर दिया गया, ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो ये हमारा हो गया शैल प्रिज्यूम। अब 81 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में। तो इसके बारे में भी यही बताया जा रहा है सॉरी कि मान लो कोई मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, अगर कोई भी चीज़ें कोर्ट ऑफ लॉ के सामने लाई जाती हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि ये सत्य है जब तक कि उसको डिसप्रूव ना कर दिया जाए। तो अगर आप मतलब क्वेश्चन आगे आएगा, लाइक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बातें हो रही हैं तो वो शैल प्रिज्यूम है जब तक कि वो डिसप्रूव ना कर दिया जाए। अब 82 बात करता है हमारा मैप्स और प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट आ गया, दैट्स वाई ये हमारा शैल प्रिज्यूम है, उसको मान के चलना पड़ेगा, सही है। फिर 83 बात कर रहा है हमारा कलेक्शन ऑफ लॉ रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन। तो ये भी हमारा शैल प्रिज्यूम है, मतलब जो हमारे लॉज है, जो हमारे कलेक्शन ऑफ डिसीजंस है लाइक जुडिशरी, तो अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी
डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जा रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो कोर्ट उसको सही मान के चलेगी अनलेस वो डिस्प्रूव ना हो जाए। फिर यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी की बात की जा रही है, ये भी शैल प्रिज्यूम है। मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी भाई क्योंकि वो एग्जीक्यूटेड कैसे होती है, बाय नोटरी होती है, बाय कोर्ट, बाय जज, बाय मजिस्ट्रेट। तो ऐसे किसी पर्सन के द्वारा वो एग्जीक्यूटेड है और ऑथेंटिकेटेड है, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ गलत तो नहीं मानेगी ना, जब तक कि उसको डिस्प्रूव ना कर दिया जाए। तो ये भी हमारा शैल प्रिज्यूम है। अब 85 में हमारा इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स के बारे में यहाँ बात की जा रही है, जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के 85A में दिया हुआ था। तो ये भी शैल प्रिज्यूम है। कोई इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है तो वो भी एक मतलब माना जाएगा, अच्छा फॉर्म माना जाएगा एविडेंस का, जब तक कि वो डिस्प्रूव ना हो जाए। 86 हमारा बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में, ये भी शैल ही है। अब 85C बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये सर्टिफिकेट सब जानते हैं कि वो अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, तो ये भी एक शैल प्रिज्यूम माना जाएगा। मतलब ये भी मैंडेटरी होगा कोर्ट ऑफ लॉ के लिए, सत्य माना जब तक कि उसको डिस्प्रूव ना कर दिया जाए। अब सेक्शन 88 हमारा है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड। तो ये हमारा मे प्रिज्यूम हो जाता है। अब क्यों यहाँ पे मे हो रहा है, क्योंकि ये फॉरेन से रिलेटेड है। फॉरेन का क्या लॉ है, हम जानते हैं कि फॉरेन का लॉ हमारे इंडिया में तो नहीं अलाउ होता, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है क्या नहीं, उसको मतलब एज इट इज़ तो नहीं माना जा सकता ना हमारे कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। तो इसलिए ये मे प्रिज्यूम है कि मतलब ठीक है, डिस्क्रिशन है, कोर्ट ऑफ लॉ उसको माने या ना माने, आप उसको डिस्प्रूव करो, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन 88। अब 89 बात कर रहा है बुक मैप चार्ट। तो अभी तक हमने क्या यहाँ पे देखा था, जो हमारा मैप प्लान है वो अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा अगर दिया हुआ है तो वो उसको हम लेके शैल प्रिज्यूम, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ वहाँ पे प्रिज्यूम कर रही थी, शैल प्रिज्यूम कर रही थी कि हाँ ये मतलब सही है। बट यहाँ पे अगर मान लो कोई ऐसे बुक है, मैप है, चार्ट है जो इंडिविजुअल या प्राइवेट अथॉरिटी द्वारा दिया गया है, यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो वो एक मे प्रिज्यूम हो जाता है, ठीक है। मतलब रेलिवेंट फैक्ट तो है लेकिन मे प्रिज्यूम है, मतलब आप इसको डिस्प्रूव कर सकते हैं आराम से। ये यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो माने या ना माने। अब सेक्शन 90 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के बारे में। तो ये भी मे प्रिज्यूम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस एडिटिंग होती है, डिलीटिंग होती है, मतलब जानते हैं ना आजकल क्या ही हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होते हैं वो मतलब मे प्रिज्यूम में आते हैं, मतलब उसको भी कोर्ट ऑफ लॉ माने या ना माने उसके डिस्क्रिप्शन के आधार पर होता है। तो इसके जैसे ये 88A में दिया था हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब 90 में आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब जो हमारा अमेंडमेंट से रिलेटेड था हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, इंडेक्स बेस पे जो इम्पोर्टेंट था वो ही अभी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो ये सब मेल्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है नहीं, इंडेक्स बेस पे हमारा पूछा जाएगा उसमें, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 91 में। ये बात कर रहा है प्रिजम्पशंस एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे शैल है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंडेटरी फॉर्म है। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ क्या प्रिज्यूम कर रही है कि एवरी डॉक्यूमेंट, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, अगर कॉल फॉर उनको बुलाया गया है कोर्ट ऑफ लॉ में बट वो प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं आफ्टर नोटिस, मतलब उनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया है बट वो प्रोड्यूस नहीं किया गया बाय द पार्टी, तो ऐसी कंडीशन में जो है कोर्ट यहाँ पे मान के चलती है, या ये मान के ही उनको चलना पड़ेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर अटेस्टेड है, स्टैम्प्ड है एंड एग्जीक्यूटेड है। ये हो गया हमारा सेक्शन 91। अब 92 बात करता है 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट के बारे में, बहुत ही पुराना, जो 30 साल पुराना जो डॉक्यूमेंट है उसके रिगार्डिंग क्या प्रिजम्पशंस है। तो में कोर्ट ऑफ लॉ ये ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन है माने या ना माने कि 30 साल पुराना जो डॉक्यूमेंट है वो सही है या नहीं, क्योंकि भाई इतना पुराना डॉक्यूमेंट कौन ही रिलाई करेगा, जिसके द्वारा वो लिखा गया पता नहीं वो जिंदा है भी कि नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ऑफ लॉ यहाँ पे मतलब नहीं मान के चलती, उसका डिस्क्रिप्शन होता है, जब या मतलब उसको प्रूव करो तभी वो उसको मानेगी। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 92। यहाँ पे 30 ईयर इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडेक्स बेस पे आता है कि 30 ईयर दिया हुआ है या 25 ईयर दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन। फिर हम आते हैं सेक्शन 93 पे, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में। तो प्रिजम्पशंस एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 ईयर ओल्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सबसे पहले तो हमारा सेक्शन 90A ही इंपॉर्टेंट हो जाता था इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो अब बात कर रहा है हमारा सेक्शन 93 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन दिया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसका प्रिजम्पशंस कितने सालों तक माना जाता है, तो 5 साल, यहाँ पे जो 5 साल दिए हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये मे प्रिज्यूम है, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ यहाँ पे
डिस्क्रिप्शन होता है कि वो सत्य माने या ना माने। अगला पार्टी इसको डिस्प्रूव कर सकता है या उसको डिस्प्रूव करने के लिए बुलाया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ को कि इसको डिस्प्रूव करो, अदरवाइज वो सत्य माना जाएगा। तो हो गया हमारा सेक्शन 93। ओके, तो हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ आज सेक्शन 93 तक। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जो बात करता है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यहाँ पे सीधी सी बात, एक मतलब छोटे से फॉर्म में अगर बताना चाहें तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड किया जा रहा है। कहाँ पे? किसके द्वारा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब कहाँ पे मैंडेटरी है, किस केस में, किस कंडीशन में ये मैंडेटरी है कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट से ही प्रूव हो सकता है, इसको बाय ओरल नहीं प्रूव किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम सेक्शन 94 से लेके 103 तक 103 तक बात करेंगे। तो आज तक बस आज बस इतना ही। सेक्शन 93 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आने वाले टाइम में कोशिश रहेगी कि 94 से लेके 115 120 तक तो पहुंचा ही दे। बाकी अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू फॉर विद मी, एंड बी द बेस्ट फॉर योर जुडिशरी एग्जामिनेशन। थैंक यू।